हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश की। मेनली इसमें हम गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि कुतुबी वंश से आते हैं, उनकी हम इसमें बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले गुलाम वंश की कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं। भाई, पहली बात तो ये वंश था, ये 1206 से 1290 तक का माना जाता है गुलाम वंश, ठीक है ना। इसके कई उपनाम भी हैं, जैसा कि पहला इसको गुलाम वंश या फिर दास वंश कहा जाता है। और इस दास वंश के अंदर भी 3 वंश हम महत्वपूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं, जैसे कि पहला है कुतुबी वंश, दूसरा है शमसी वंश, तीसरा है बलबनी वंश। भाई, गुलाम वंश क्यों कहते हैं, तो कारण है इसमें गुलाम वंश कहने का, क्योंकि गुलाम वंश के तीनों जो उपवंशों के संस्थापक हैं, जैसे कुतुबी वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी वंश का संस्थापक है इल्तुतमिश, और बलबनी वंश का संस्थापक है वो थे बलबन। ये तीनों के तीनों क्या थे, गुलाम थे। लेकिन इस कारण इसको गुलाम वंश कहना पूर्णतः उचित नहीं है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये तीनों ही गुलाम थे। इनके अलावा जो और शासक थे, वो अन्य शासक थे इनके, जो वो दास नहीं थे, इसलिए इस नाम को उचित नहीं माना जाता। दूसरा गुलाम वंश का दूसरा जो नाम आता है वो है मामलुक वंश। कौन सा नाम है दोस्तों, मामलुक वंश। अपने एक इतिहासकार हुए हैं प्रोफेसर हबीबुल्लाह, उन्होंने बताया था कि मामलुक जो शब्द है, पहली बात तो ध्यान रखना, ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसके माता पिता दासत्व से मुक्त हो चुके हैं। मिस्र देश में इस प्रकार के मामलुक शासक बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसको मामलुक वंश कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगला है, इसका नाम इलबरी वंश। गुलाम वंश को इलबरी वंश के नाम से भी जाना जा सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, एक तो इल्तुतमिश और दूसरा बलबन, इनके अलावा कोई भी इलबरी शासक नहीं था, इसलिए यह कहना भी न्याय संगत नहीं है। अब चौथा नाम आता है गुलाम वंश का, वो आता है आदि तुर्क। हमारे एक इतिहासकार अजीज अहमद का मत है कि भारत में तुर्क सत्ता का आरंभ है जो इन्हीं के कारण हुआ, या फिर इन्हीं से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इन्हें आदि तुर्क या हम आरंभिक तुर्क कह सकते हैं। इसलिए इसको आदि तुर्क वंश नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार गुलामों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इन्होंने निम्न निम्न अवधियों में शासन किया था, कब कब किया देखो आप। पहला है कुतुबी वंश। कुतुबी वंश ने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था, ठीक है ना। इसमें 2 शासक आते हैं मेनली, पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हम आराम शाह को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला गौरी के सहयोगी के रूप में, सबऑर्डिनेट ऑफ गौरी। दूसरा एज ए इंडियन एम्पेयर, भारतीय शासक के रूप में। क्योंकि देखो, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर ये तुर्क आए थे, वो सबसे पहले हमारे मोहम्मद गौरी थे, जिन्होंने अपनी तरफ से ही कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन प्रदान किया था, और उनकी मृत्यु के बाद इसको भारतीय शासक के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है। लेकिन उससे पहले गौरी के सहयोगी के रूप में हम इनको देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पहली बात तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक की हमें ध्यान रखनी है, यह एक तुर्क था, और ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो है चंद्रमा का स्वामी। चूंकि इसकी एक उंगली टूटी हुई थी, इस कारण इसको ऐबक साल भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐबक साल किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इसकी एक उंगली टूटी हुई थी। सर्वप्रथम इसे निसापुर के दास बाजार से काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूकी ने खरीदा था दोस्तों, ठीक है ना। और कूफी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने ऐबक को गजनी के दरबार में बेच दिया था। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जहाँ से मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीद लिया था, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शासनकाल से पहले गौरी के सहयोगी के रूप में, जो कि 1192 से 1206 तक उसके सहयोगी के रूप में इसने काम किया था। सबसे पहले ने तो ऐबक ने इसको दिया था नायक का पद। कौन सा पद दिया था दोस्तों, नायक का। तब पश्चात इसे अमीर आखूर बनाया था, जो कि अश्वशाला का प्रधान, घोड़ों का प्रमुख होता है वो पद। कौन सा है, अमीर आखूर, ठीक है। तथा सेनापति के रूप में इसने कई सैन्य अभियान किए थे। सेनापति के रूप में कौन कौन सैन्य अभियान किए थे उनकी बात करें तो तराइन की युद्ध, दूसरा चंदावर का युद्ध, ठीक है दोस्तों। अजमेर विद्रोह का दमन किया था इसी में इसने। इसके अलावा रणथंबोर आक्रमण 1195 में हुआ था, जो कोलगढ़ अभियान, अनिलवाड़ा को लूटा था इन्होंने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बुंदेलखंड जीता, जिसमें कि खजुराहो, कालिंजर, महोबा, जिसमें परमार जो चंदेल थे उनको भी इन्होंने पराजित किया था, ठीक है ना। उक्त अभियानों से प्रसन्न होकर गौरी ने 1206 में
ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का अपना प्रतिनिधि या फिर वायसराय घोषित किया था। और मलिक का पद दिया, कौन सा पद दिया दोस्तों, ध्यान रखना कौन सा पद दिया है, मलिक का पद दिया है, ठीक है ना। और वली अहमद घोषित किया है। अपने एक इतिहासकार है निजामू ने इस मत का खंडन किया है कि वहीं समकालीन इतिहासकार जो है फने मुदबिर ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि इनको मलिक का पद दिया और वली अहद घोषित किया था। सिराज कहता है, सिराज गौरी कहता है कि अन्य सुल्तानों के एक दो संतान होती है, लेकिन मेरे कितने 1000 पुत्र है, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी था, वो ये मानता था कि मेरे जो दास है वही क्या है, मेरे पुत्र, ठीक है। अब दूसरा फेज देखते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि भारतीय शासक के रूप में जो कि 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने शासन किया था, वो हो रहा था, ठीक है ना। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले 25 जून, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया था, 1906 नहीं है, 1206 है। 25 जून 1206 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। इस दौरान ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ली। इस दौरान ऐबक ने न तो सुल्तान की उपाधि ली, सॉरी, ना सिक्का चलाया, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। इसके स्थान पर मलिक और सिपासलार इन दोनों की क्या थी, ली थी, उपाधियाँ ली। और अगर हम एक इतिहासकार नेल्सन की माने तो ऐबक ने 4 मुद्राएं जारी की थी। 4 गौरी के उत्तराधिकारी थे। जो गियासुद्दीन मोहम्मद थे, जो कि गौरी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उनसे इन्होंने दासत्व मुक्ति प्रमाण पत्र हासिल किया था, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने निजामुद्दीन अहमद को गजनी भेजा था, क्योंकि गजनी इनका हेड ऑफ स्टेट था, ठीक है ना। और 1208 में गियासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक को दासत्व प्रदान किया और दासत्व मुक्ति प्रमाण के तौर पर 4 चीज़ें भेजी थी। पहला फरमान दूरवाड़ा जो कि राजसी दंड था, दूसरा सिंहासन, लाल छत्र यानी कि पताका थी जो इनकी, वो भेजा था, नक्कारा। उक्त वस्तु के साथ सुल्तान की पदवी से ऐबक को नवाजा गया था। अब देखो, सल्तनत की स्थापना तो हो चुकी है नवीन सल्तनत की, लेकिन इसके समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या आई थी उनकी बात करें। पहला था यलदौज, गजनी। जो गौरी ने गजनी का शासन जिसको सौंपा था वे व्यक्ति थे यलदौज। यलदौज की पुत्री का विवाह ऐबक से किया हुआ था पहले से ही, लेकिन 1206 में दोनों के मध्य विवाद बढ़ गया और ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया, परंतु जनता के सहयोग से यलदौज पुनः सत्ता स्थापित करने में कामयाब हुआ और दोनों के मध्य अस्थायी शांति स्थापित हुई। एक चुनौती ये थी, और इसको नियंत्रण में रख लेती ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर दी, लाहौर स्थापित कर दी, ठीक है दोस्तों। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं कुबाचा था, इनको मोहम्मद गौरी ने मुल्तान का शासन प्रदान किया था। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया था और कुबाचा ने अधीनता स्वीकारी थी, ठीक है। इसके अलावा अगली समस्या थी वो थी अली मर्दान। अगर हम इतिहास का सिराज की माने तो सिराज के अनुसार ऐबक की 3 पुत्रियां थी, जिनमें से एक का विवाह इल्तुतमिश से तथा 2 का विवाह इन्होंने कुबाचा से किया था। और जो ये अली मर्दान थे, इन्होंने सेनापति बख्तियार खिलजी की हत्या करके बंगाल का एक क्षेत्र लखनौती क्षेत्र, कौन सा, लखनौती क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। आगे चलकर खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को पराजित किया तथा बंगाल प्रांत उनसे छीन लिया था, और इसलिए अली मर्दान सहायता लेने तथा सहायता के एवज में अधीनता स्वीकार कर लेता है, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐबक ने कैमाज रूमी के नेतृत्व में बंगाल में एक सेना भेजी, जिसने खिलजी सरदारों को, जो बख्तियार खिलजी के, पराजित किया तथा बंगाल सल्तनत को इक्ता बना दिया और अली मर्दान को बंगाल लखनौती का क्या बना दिया, इक्तेदार बना दिया गया। इसी प्रकार इनका शासन यहाँ से चला। इसके बाद इन्होंने इसी तरह से अपना साम्राज्य विस्तार किया और सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया, लेकिन 1210 में लाहौर के अंदर चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनके उपनामों की बात करें तो उपनाम इनके हम मुख्य रूप से 3 याद कर सकते। पहला है कुरान खां। कुरान खां क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कुरान शरीफ को बहुत सुरीली आवाज़ में गाते थे, इसलिए जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक है उनको हम किस नाम से जान सकते हैं, कुरान खां के नाम से। दूसरा है लाख बख्श। ध्यान रखना, अपने एक शब्द होता है, आपने सुना होगा बख्शीश। बख्शीश का मतलब होता है दान, तो लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला, इसलिए इनको हातिम दित्तिकी भी कहा जाता है। इसके अलावा पील बख्श। ध्यान रखना, पील का मतलब होता है हाथी, पील बख्श यानी कि हाथियों का दान देने वाला, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम बात करें इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की, तो मोहम्मद इब्न मुबारक शाह फ़क्र मुबद्दिल सल्तनत काल का पहला राजनीतिक विचारक था,
जिन्होंने लिखा था शाहजार आनसाब ग्रंथ। ये 1206 में लिखा गया था। पहला फारसी ग्रंथ है जो कि सल्तनत कालीन स्थापना की जानकारी देता है। बाद में तारीख फखरुद्दीन मुबारक शाह नाम से प्रकाशित हुआ। याद रखना दोस्तों। कौन सा ग्रंथ है? पहली बात, मोहम्मद इब्न मुबारक शाह द्वारा लिखा शाहजार आनसाब ग्रंथ। किस नाम से जाना था? तारीख फखरुद्दीन मुबारक शाह के नाम से बाद में प्रकाशित हुआ था। फारसी ग्रंथ है, ध्यान रखना। आदाब उल मुलुक किफ़ायत उल मुलुक ग्रंथ भी लिखे गए थे। इसके अलावा जो आदाब उल वसुआजत है ग्रंथ है जो इसी का भाग है। इल्तुतमिश को समर्पित यह ग्रंथ 1229 में पूर्ण हुआ था। इसका शाब्दिक अर्थ है वीरता का शिष्टाचार। इसके अलावा अगले इतिहासकार की बात करते हैं तो वो है सदरुद्दीन हसन निजामी, जिन्होंने लिखा था ताजुल मासिर। इसका नाम किसको कहा था? कारनामों का ताज। और यह इसमें अरबी और फारसी दोनों भाषा मतलब दोनों के मिश्रण से लिखा गया था तथा इसका जो लेखन चालू हुआ था वो 1205 में शुरू हुआ था और इसका इतिहास 1205 में लिखना आरंभ हुआ था। और ये 2 भागों में, पहला तो 1192 से 1192 से 1198 तक का इतिहास है। दूसरा 1192 से 1270 तक का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ था जो मुस्लिम इतिहास के आरंभ का वर्णन करता है। इसके बाद अगले शासक की बात करें हम जो वो है आराम शाह। इसको हम कुतुबी वंश का आखिरी शासक कह सकते हैं। ऐबक की मृत्यु हुई तो उसका कोई पुत्र नहीं था, तो अमीर वर्ग था। इस समय आपको पता होगा अमीर वर्ग प्रभावशाली होता था, तो उन्होंने आराम शाह को शासक घोषित कर दिया। लेकिन आराम शाह बहुत कमज़ोर शासक था। इसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए इस अली मर्दान हमने भी बताया था, इनको लखनौती का इक्तेदार बनाया था बंगाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने स्वतंत्रता घोषित कर दी तथा कुबाचा युद्ध अभियान हेतु निकला, जिसके बाद जूद का युद्ध हुआ। एक 1210 में कहा जूद जो कि हरियाणा के निकट एक जगह है, वहाँ पर युद्ध हुआ जिसमें आराम शाह मारा गया